Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover your literary criticism paper of BA English Honours 3rd semester 2nd year and this video is going to be one shot. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म पेपर में टोटल 6 यूनिट्स हैं और इन 6 यूनिट का एक एक सेपरेट वीडियो जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपके एक एक यूनिट को पढ़ा रखा है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़नी है। बाकी ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं इन 6 यूनिट का एक समरी, एक क्रक्स देने वाली हूँ। साथ ही साथ हम इन 6 यूनिट से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं इन यूनिट से। सो या दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी दिस वन शॉट ऑफ समरी एंड PYQ and yes, don't forget to subscribe the channel because it really take time to make notes and yeah, आपका सब्सक्राइब करना will means a lot to me. Now let's start without wasting time और सबसे पहले मैं एक बार सिलेबस डिस्कस करूँगी कि आपको हो कि क्या पढ़ रहे हो, यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी 6 यूनिट्स हैं। तो देखो, सबसे पहले यूनिट 1 में आपको 2 क्रिटिक्स के बारे में पढ़ने हैं। एक है डेविड ह्यूम, दूसरे हैं एडमंड बर्ग। अब डेविड ह्यूम की एक ना ये ऐसे है, सिंपली आपको इस ऐसे के बारे में पढ़ना, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, और ये इनकी किताब है फॉर डिसर्टेशन, इसी किताब से ये ऐसे है। बाकी एडमंड बर्ग, इतना बड़ा नाम देख के तो सबसे पहले डरना नहीं। एडमंड बर्ग की मान लो ये किताब है अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज़ ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। इसको बहुत डिटेल में अगर आप वो वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, डिटेल में मैंने बता रखा है। और इस किताब के ना कुछ ये सेक्शंस आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 2 में हमें वर्जीनिया वुल्फ का एक ऐसे है मॉडर्न फिक्शन, इसे पढ़ना है। देन T.S. एलियट हु इज़ अ मॉडर्न राइटर, इनका ये पढ़ना है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो इन्होंने लिखा था। एंड यूनिट 3 इज़ अबाउट रिचर्ड एंड ब्रूक। रिचर्ड की ये किताब है, इसके कुछ पोर्शंस आपको पढ़ने हैं। और क्लिंट ब्रूक की ये किताब है वेल रॉटन, और इस किताब के 2 चैप्टर्स, एक लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, एक दूसरा हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, ये पढ़ना है। मतलब इन टोटल आपको ये 6 क्रिटिक्स के बारे में, इनके एक एक वर्क ऐसे हो गया, इनके किताब के कुछ पार्ट्स हो गए, ये पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जाते हैं यूनिट 1 पे जो कि है ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। इट्स अ ऐसे फ्रॉम अ बुक कॉल्ड फॉर डिसर्टेशन विच इज़ रिटन बाय डेविड ह्यूम। तो ये एक उसी बुक का एक ऐसे है। अब देखो, इस ऐसे के नाम से आप कुछ समझो, यहाँ पे ना टेस्ट की बात करी जाएगी और इसके स्टैंडर्ड की बात करी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे जो अलग अलग क्रिटिक्स हैं, इनके ऐसे में ये मेन पॉइंट, मेन आर्ग्यूमेंट इन्होंने क्या किया है मैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इनके ऐसे में अलग अलग क्रिटिक्स ने ये बोला है कि लोगों के पास अलग अलग टेस्ट होता है। मतलब हो सकता है कि किसी को एक चीज़ पसंद हो और हो सकता है किसी को एक चीज़ वही ना पसंद हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल खाने का ले लो तो किसी को पाव भाजी पसंद हो सकती है तो किसी को छोले भटूरे हो सकते हैं। किताबों का ले लो तो किसी को रोमांटिक किताब पसंद हो सकती है तो किसी को थ्रिलर वाली। गाने को ले लो तो किसी को हाई म्यूज़िक तो किसी को स्लो म्यूज़िक। यानी डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट टेस्ट है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग गुड आर्ट, अब यहाँ पे गुड आर्ट का मतलब आप समझो, आर्ट की बात मतलब आप लिटरेचर से कोई चीज़ ले लो, कोई किताब, कोई नॉवेल, कोई पोएम, कोई वर्क, अगर आपको उसको क्रिटिसिज्म देना है तो क्या उसमें भी तो हम यही कह सकते हैं, किसी को हम गलत ठहरा ही नहीं सकते क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग टेस्ट है। मतलब आप क्रिटिसिज्म तो दे ही नहीं सकते। बट डेविड ह्यूम यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर कोई बेहतर वर्क होगा, बेहतर आर्ट होगा लिटरेचर का, तो उसके पास कुछ यूनिवर्सल क्वालिटी होगी जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि हाँ ये काम उस काम से बेहतर है। ही सेज दैट कि येस आई नो दैट टेस्ट डिफर, बट अगर जजमेंट, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जजमेंट दे कौन रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट वर्क और दिस इज़ द वर्स्ट वर्क, तो ही इज़ अ जज। और अगर जजमेंट की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं कि अगर वो इंसान ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो अगर वो किसी चीज़ पे अग्री कर रहा है कि ये ग्रेट लिटरेचर है तो येस वी कैन से कि वो ग्रेट लिटरेचर है, क्योंकि एक तो स्टैंडर्ड है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिस आर्ट इज़ बेटर देन दैट आर्ट, ठीक है। अब ये आगे क्वालिटी बताते हैं कि ट्रू जज जो होगा, ट्रू क्रिटिक जो होगा, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी वर्क्स को देखा हो, बहुत सारी चीज़ों को समझा हो, देखते आ रहे हो। फिर अगर लंबा एक्सपीरियंस है तो फिर अच्छे से वो जजमेंट दे पाएंगे, उन्हें आइडिया होगा कि हाँ क्या बेहतरी ज़रूरी है जिससे उस वर्क को और वो खास बना रही है। दूसरा, उस इंसान के पास कंपैरिजन स्किल होनी चाहिए कि अगर 2 आर्ट
वर्क सामने रख दिया जाए और बहुत जल्दी में बोला जाए कि जल्दी डिसाइड करिए कि कौन सा बेहतर है, मतलब ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाए, तो वो उनके पास एक कंपैरिजन स्किल हो कि एक वो छोटी सी छुपी हुई गहराई वो देखें और बता सकें। दूसरा, फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। अब देखो इसका मैं एग्जांपल, प्रेजुडिस मतलब क्या है कि आपके मन में जो ऑलरेडी धारणा बैठी हुई है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक क्रिटिक हूँ और मैं किसी स्टेट से बिलोंग करती हूँ और मैं बचपन से एक ऐसे इन्वायरमेंट में रही हूँ जहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके हमेशा से गलत बोला गया है, और मान लो मैं आगे चल के मुझे ऐसा सामने एक वर्क आ गया कि आप जज करके बताइए ये वर्क कैसा है, और वो वर्क उसी रिलीजन पे बेस्ड है जिसे मैं पसंद नहीं करती, तो हो सकता है कि मैं बस इस बेसिस पे जजमेंट दे दूं कि मुझे वो रिलीजन नहीं पसंद है, मतलब उसका काम भी मुझे नहीं पसंद आएगा, वो पोएम भी उसकी ख़राब होगी या वो पेंटिंग भी उसकी ख़राब होगी। तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगा। अगर मुझे ट्रू क्रिटिक बनना है, ट्रू जज बनना है, तो मुझे फ्री होना पड़ेगा। इस जो धारणा मेरे साथ बचपन से मेरी एक प्रेजुडिस रही है उसको ख़त्म करना होगा, तभी मैं एक ट्रू जजमेंट दे पाऊँगी। और मेरा जो टेस्ट होना चाहिए, मतलब जो भी हमारे जज हैं, क्रिटिक हैं, डेलिकेट टेस्ट, यानी छोटी छोटी गहराइयों को समझने की एक क्षमता वो होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसिटिव माइंड होना चाहिए। मतलब मेन आइडिया इस एसे में यही था कि गुड लिटरेचर को जज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जजमेंट नहीं दे सकते हो, क्रिटिसिज्म नहीं दे सकते हो, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग टेस्ट होती है, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। नो, डेविड ह्यूम के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड होता है टेस्ट का, फेयरली उसको जज किया जा सकता है। ओनली इफ अगर हमारे पास ट्रेंड क्रिटिक है तो हम जजमेंट दे सकते हैं। टेस्ट इज़ नॉट 100% सब्जेक्टिव, वी कैन हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, बट एक वही रूल है कि जो हमारे क्रिटिक हो वो ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस हो, उनके पास डेलिकेट टेस्ट हो, एंड दीज आर द क्वालिटीज़। Now let's come to Unit 2, which is by Edmund Burke, and from his famous book called Philosophical Inquiry into Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. And here he has tried to answer one main question, which is कि why do something make us calm and happy, and why do something shock us, scare us, but still attract us? इस बारे में इस सवाल का एक जवाब देने वाले हैं। एंड ये बोलते हैं सबसे पहले तो कि हम ह्यूमन बींग्स ना डिफरेंट चीज़ें हैं वर्ल्ड में, तो हम अलग अलग चीज़ों को देख के अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दिस इज़ हाउ आवर इमोशन वर्क। और बोला इन्होंने कि इन्होंने ना इमोशनल एक्सपीरियंस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक है ब्यूटिफुल और दूसरा है सबलाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ब्यूटिफुल क्या होता है। तो ही सेज दैट थिंग्स इन वर्ल्ड सिंपली मेक अस फील पीसफुल। ब्यूटिफुल वो चीज़ें होंगी जहाँ पे यू विल फील लाइक ओ इट्स प्रोवाइडिंग पीस, इट्स ब्यूटिफुल। ऐसा वो चीज़ें स्मॉल होंगी, स्मूथ, डेलिकेट, जेंटल, लाइट। ये एक क्वालिटी बता रहे हैं कि ब्यूटीफुल चीज़ों में क्या क्या क्वालिटी होंगी, और ये इमोशन आप में कब जनरेट होगा, व्हेन यू विल सी कोई बारीक सी चीज़ आप देखो, कोई डेलिकेसी देखो, कोई ऐसी चीज़ देखो वो कलर्स से भरा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, सॉफ्ट म्यूजिक, कोई छोटे बच्चे का इनोसेंट फेस देखो एंड यू विल बी लाइक ओ सो ब्यूटीफुल। तो ये बोल रहे हैं कि ये होता है ब्यूटीफुल। यानी यहाँ पे ना चीज़ों को देख के आपको डर महसूस नहीं होगा, आपको बिल्कुल एक शांति महसूस होगी, खुशी महसूस होगी, और अफेक्शन महसूस होगा, कंफर्ट महसूस होगा। और ब्यूटीफुल ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं और आपको सेफ महसूस कराती हैं, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं वो दूसरा इमोशन जो कि है सबलाइम। अब सबलाइम क्या होता है? तो सबलाइम एक ऐसा सेट ऑफ एक्सपीरियंस है जब आप ना कोई बड़ी डरावनी चीज़, मान लो तेज तूफान, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, बहुत अंधेरा हुआ है, तेज बारिश हो रही है और अकेले आप ऐसा कुछ देख रहे हो सिनेरियो कि रोड पे तेज बारिश हो रही है, आप वहाँ अकेले हो, ओशन, थंडर, वास्ट स्काई, मतलब ये सब चीज़ों को देख के एक बार को क्या होता है, हमारे मन में डर क्रिएट होता है। बट सबलाइम में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इन सब चीज़ों को देख के आपके मन में डर तो क्रिएट होगा, बट यहाँ पे स्ट्रेंज पार्ट ये है कि आप इस डर को एंजॉय भी कर रहे होगे। यू विल एंजॉय स्टॉर्म्स, माउंटेन पे चढ़ना, बट आपको डर लगेगा बट एंजॉयमेंट भी होगा। सबलाइम क्या है? सबलाइम इज ऑल अबाउट टेरर, यानी यहाँ पे डर क्रिएट होना ही होना है।
बट ये कोई रियल डेंजर नहीं होगा, जस्ट एक ऐसा होगा कि आप सेफ हो, मतलब डर भी है बट आप सेफ भी हो, तब वो उस समय जो क्रिएट होगी इमोशन, दैट विल बी सबलाइम। व्हेन देयर विल बी अ फियर प्लस एक्साइटमेंट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देख रहे हो और एक आप बहुत डरावनी, बहुत हॉरर मूवी देख रहे हो, आपको डर भी लग रहा है बट इतना तो लग रहा है ना आपको कि आप सेफ हो, कि टीवी से वो भूत निकल के आपको लेके नहीं चला जाएगा या आपको खा नहीं जाएगा, यू आर टोटली सेफ। तो जस्ट उस टाइम पे जो फीलिंग आएगी ना, एक्साइटमेंट प्लस फियर वाली, दैट इज सबलाइम। अब नेक्स्ट थिंग, ये क्या बात करते हैं कि कौन कौन से इमोशन प्रोड्यूस होते हैं सबलाइम के द्वारा। तो पहले एस्टॉनिशमेंट क्रिएट होता है। एस्टॉनिशमेंट क्या होता है कि सबसे पहले तो आप इतना ध्यान रखना कि सबलाइम की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग जो क्रिएट होगी दैट विल बी एस्टॉनिशमेंट। इट इज़ समथिंग, जब आप कुछ ऐसा डरावना देखोगे ना तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, बिल्कुल सॉक्ड हो जाएगा, आप ना कुछ सोच सकोगे ना बोल सकोगे। तो दैट विल बी अ फीलिंग ऑफ एस्टॉनिशमेंट जो कि सबलाइम के द्वारा कॉज होता है। दूसरा एक डर होगा, फियर। फियर तो फाउंडेशन ही है सबलाइम का, मतलब जहाँ पे सबलाइम वाली इमोशन क्रिएट हुई है वहाँ पे ऑब्वियसली डर है, बट वो रियल डेंजर नहीं है, बट दैट्स अ टेरर। और एनीथिंग दैट कैरीज आइडिया ऑफ पेन और डेंजर, वहाँ पे इमीडिएटली एक पावरफुल रिएक्शन क्रिएट होता है। दूसरा हॉरर, इट इज मिक्सड ऑफ शॉक और फियर वाली फीलिंग। इफ यू टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सबलाइम, सो द वेरी फर्स्ट कॉज इज ऑब्सक्योरिटी, यानी सबलाइम, मैंने आपको बोला कि द वेरी फाउंडेशन ऑफ सबलाइम इज व्हाट, इट्स टेरर। और टेरर और जो डर है ज़्यादा तब क्रिएट होता है जब आप किसी चीज़ को देख ना सको और आपको छुप छुप के डर आ रहा है। मान लो भूत से हमें ज़्यादा क्यों डर लगता है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं होता है, ऐसे छुप छुप के चीज़ें हो रही होती हैं, हम उसे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अंधेरे से हमें डर लगता है। मतलब ऑब्सक्योरिटी मीन्स वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, अननोन होती हैं। तो जब चीज़ें अननोन होंगी, ऑब्सक्योरिटी होगा, तो वहाँ पे टेरर बढ़ेगा और हमारा इमेजिनेशन और भी खतरनाक बनता जाएगा, डरावना बनता जाएगा। तो ऑब्सक्योरिटी एक मेन कॉज है सबलाइम क्रिएट करने के लिए। दूसरा पार है। पार इज समथिंग लाइक मजबूत, जिसकी मतलब बड़ी कोई ह्यूज सी चीज़ जो पावरफुल है, जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, लाइक तेज़ हवा, ओशन, माउंटेन। तो ये रिमाइंड करता है कि आप इसके आगे बहुत वीक हो, छोटे हो, एंड पावर इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर सबलाइम। दूसरा लैक ऑफ एब्सेंस विच इज़ प्राइवेटेशन, यानी खालीपन ना डर क्रिएट कर देता है। और ये याद रखना, फियर इज़ ओनली द फाउंडेशन ऑफ सबलाइम। और ये फियर जिस चीज़ों से क्रिएट हो रहा है, अब कहीं पे आप अकेले रहोगे तो थोड़ा थोड़ा डर लगेगा। एक कमरे में आप अकेले बंद कर दिए जाओ तो आपको डर लगेगा। साइलेंस से डर है, डार्कनेस से डर है, सॉलिट्यूड से डर है, लॉनलीनेस से डर है, एम्प्टीनेस से डर है। तो एक तरीके से जो ये प्राइवेटेशन है, इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ सबलाइम। चौथा वास्टनेस, जब कुछ एक्सट्रीमली लार्ज हो, लाइक अ डेजर्ट, अ स्काई, ह्यूज बिल्डिंग, तो ऐसी चीज़ जो आपका माइंड मेजर ही नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, एस्टॉनिशमेंट। एस्टॉनिशमेंट कैसी फीलिंग है, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, जब आपका दिमाग बिल्कुल काम करना ही बंद कर जाए। पांचवी चीज़ है इन्फिनिटी, जो सबलाइम को कॉज करता है, जब चीज़ें आपको बिल्कुल एंडलेस लगे, कहीं उसका अंत ही ना हो। कई बार आपका दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाएगा। इन्फिनिटी, कोई भी चीज़ उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, वो मैडनेस क्रिएट कर देती है। तो इन्फिनिटी इज व्हाट, इट्स अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वास्टनेस। और वो जो लिमिटलेस उसमें लगा है ना कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है, दैट विल प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग सबलाइम इफेक्ट। सो या दीज वर सम कॉजेज, और इसको आपको ध्यान से समझना है, बिकॉज दीज आर द मेन पॉइंट विच एडमंड बर्ग कीप्स, एंड ही जस्ट वॉन्ट टू शो दैट कि ह्यूमन इमोशनल रिएक्शन कैसे आता है फ्रॉम द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड किस तरीके से फिर ये कंपैरिजन करते हैं ब्यूटीफुल और सबलाइम का, कि ब्यूटी आपको पीस देती है, वो जेंटल और सेफ होती है, वही सबलाइम काफ़ी इंटेंस फीलिंग है, क्योंकि वो डर से कनेक्टेड है, पावर से कनेक्टेड है, और अननोन से कनेक्टेड है। अल्टीमेटली ब्यूटी टचेज द हार्ट, बट सबलाइम इट सेक्स द एंटायर सोल। Now let's come to Unit 3, which is Modern Fiction written by Virginia Woolf, और ये इनका ऐसे है जो इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले देखो, इनके ऐसे का नाम ही है मॉडर्न फिक्शन। तो मॉडर्न मतलब आजकल के ज़माने का, और फिक्शन मतलब
लिटरेचर का एक वर्क, ठीक है। तो इसमें मेजरली इन्होंने बताया है कि मॉडर्न फिक्शन कैसे लिखा जाना चाहिए, ओल्ड फिक्शन में क्या क्या कमियां हैं, और जितने भी मॉडर्न राइटर्स हैं उन्हें क्या ट्राई करना चाहिए, एक्चुअली में उन्हें अपने वर्क्स में क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले ये बताती हैं कि मॉडर्न राइटर्स को तो कॉपी करना बंद करना चाहिए पास्ट के राइटर्स से। मतलब ये बताती हैं कि जो मेरे टाइम के राइटर हैं या जो मेरे से पहले वाले राइटर्स हैं, ओल्ड विक्टोरियन वंस, इनकी राइटिंग में क्या देखा गया है कि ये एक्सटर्नल लाइफ, जैसे कि जो नॉवल में कैरेक्टर्स हैं वो कपड़े कैसे पहन रहे हैं, सोसाइटी रूल्स कैसी है, मैरिजेस का क्या सीन है, इकोनॉमी का क्या सीन है, मतलब इवेंट्स दिखाया जाता है वहाँ, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और एट द एंड एक प्रॉपर मोरल लेसन दिया जा रहा होता था। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग लाइफ बदल चुकी है, सोसाइटी बदल चुकी है और हमारा माइंड भी बदल चुका है, इसीलिए फिक्शन को भी बदलना चाहिए। इनका कोर कंप्लेन यही है कि पुराने फिक्शन में क्या है कि बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है बाहरी चीज़ों पे, कि बाहर में सोसाइटी में क्या चल रहा है, और एक्सटर्नल चीज़ें कि लोगों का दिखावा, पहनावा कैसा है, बातचीत कैसी है, बस ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। लेकिन दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इनसाइड। इनसाइड मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और जितने भी छोटे छोटे क्विक मेमोरीज हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करा गया है ओल्ड राइटिंग्स में, ओल्ड फिक्शन में। फिर ये क्रिटिसाइज़ करती हैं, मेटेरियलिस्ट्स बोलती हैं कुछ राइटर्स को, जैसे H.G. वेल्स, आर्नोल्ड बैनेट, जॉन ग्लासवर्दी। इस चीज़ को काफ़ी पोलाइटली ही वो बोल रही होती हैं हालांकि, और वो बोलती हैं कि ये सब राइटर मेटेरियलिस्ट राइटर हैं क्योंकि ये मटेरियल थिंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मनी, सोशल कंडीशन, हाउसेस, इनकी राइटिंग में ये सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, और ये सरफेस रियलिटी के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, और ये कैप्चर करते हैं लाइफ बट फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब अपीयरेंस, सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड ऑल। बट उनको क्या कैप्चर करना चाहिए, ह्यूमन सोल, इनर लाइफ, रियल फीलिंग्स। लेकिन ये सब उनकी राइटिंग्स में कैप्चर नहीं होता है, इसीलिए ये बोलती हैं कि वो एक तरह का मेरे अकॉर्डिंग बैड राइटिंग है, और सिंपली बोलते हैं कि वो लोग अच्छे ऑब्जर्वर्स हैं बट दे आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ द आउटर वर्ल्ड, लेकिन वो लोग कुछ मिस कर रहे हैं एंड दे आर मिसिंग द ट्रुथ ऑफ द इनर वर्ल्ड। देन सी सेज दैट लाइफ इज़ नॉट अ सिंपल स्टोरी जहाँ पे एक प्रॉपर बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है, ना ही लाइफ इज़ ओनली अबाउट बिग इवेंट जहाँ पे मैरिज, डेथ, वॉर को दिखाया जा रहा है, जबकि हमारा जो रियल लाइफ है इट्स ऑल अबाउट स्मॉल थॉट, क्विक इमोशन, सडन मेमोरीज। और जो मॉडर्न राइटर्स हैं उन्हें ये कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रियल लाइफ कैसा है, उस सब चीज़ों को आप दिखाओ अपने राइटिंग में। इट शुड शो कॉन्शियसनेस, मतलब द वे थॉट्स मूव इनसाइड अ पर्सन। और ये एक फेमस स्टेटमेंट भी यहाँ बोलती हैं, दैट इज लाइफ इज अ ल्यूमिनस हैलो, अ सेमी ट्रांसपेरेंट इन्वेलप सराउंडिंग अस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस टू एंड। जिसका मतलब ये है कि लाइफ लीनियर नहीं होता, मतलब जैसे कहानियों में दिखाया जाता है कि एक प्रॉपर शुरुआत हुई, बीच में बहुत सारे इवेंट हुए, फिर लास्ट में एंडिंग हो गई, हैप्पी एंडिंग, या जैसे भी एक एंडिंग हो गई। बट लाइफ ऐसा थोड़ी होता है, लाइफ इज़ नॉट नीट, यहाँ पे बहुत मैसीनेस होती है, फ्लोइंग होता है लाइफ इन अ ब्यूटिफुल वे और इन अ वेरी डिफरेंट वे। और जो मॉडर्न फिक्शन होना चाहिए उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए लाइफ के उसी मैसीनेस को। यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के यूज़ को वो बोल रही हैं, इन सब आइडिया को अपने राइटिंग्स में यूज़ करो, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, इनर ट्रूथ और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। दिस इज़ अ राइटिंग स्टाइल वेयर यू विल शो कि कैरेक्टर का थॉट प्रोसेस कैसा है एंड माइंड कैसे वर्क कर रहा है, थॉट प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। एंड आगे ये बोलती हैं कि अपने राइटिंग्स में कभी भी यू डोंट हैव टू फोर्स कि कैरेक्टर लॉजिकल हो या मोरल हो। आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर दिखाना चाहते हो कि कोई लेसन देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर्स को प्रेडिक्टेबल भी मत बनाओ, इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। या फिर ज़्यादा मोरल लेसन पे फोकस नहीं करना है, या फिर आर्टिफिशियल प्लॉट पे, या फिर अपने नॉवल के थ्रू आप ट्राई कर रहे हो टू टीच सोसाइटी या टू टीच अ लेसन। नो, मॉडर्न फिक्शन शुड रिवील लाइफ, जो रियल लाइफ है हमारी। कैरेक्टर्स रियल लगने चाहिए। आप अपने राइटिंग्स में जो भी कैरेक्टर इन्वॉल्व करो उसे दिखाओ। हो सकता है केवल एक दिन में वो नॉवल पूरी एंड हो जाए, केवल एक दिन की वो कहानी हो, कि
उस बच्चे का एग्ज़ाम हुआ और उसके रिज़ल्ट के बाद उसने क्या क्या सोचा, उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं हुए, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसा आप रियलिटी दिखाओ कि हम कैसा फील करते हैं, लाइक हाउ समटाइम वी फील कन्फ्यूज। मतलब बचपन में, एक और एग्जांपल दे रही हूँ, कि कितने हम क्लियर होते थे, लाइक कि हाँ मेरा ये गोल है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा, बड़े हो जाएंगे तो ये कर ही लेंगे। बट नाउ वी आर अ स्टक एडल्ट्स, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लाइफ इज़ वेरी कन्फ्यूज। कई बार हम कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, इमोशनल जो नेचर होता है वो सब अपनी राइटिंग्स में आप दिखाओ। वर्जीनिया वुल्फ ये बता रही हैं कि मॉडर्न राइटिंग में कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिससे रिलेटेबल लगे। यानी आप ये दिखाओ कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे भी रोना आया है और छुप छुप के वॉशरूम में हर कोई रोया है। तो ये ऐसे प्रेडिक्टेबल, मतलब ऐसे रिलेटेबल कैरेक्टर्स बनाओ, नॉट प्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन। जैसे हमारा रियल लाइफ है, कभी भी हमें पता नहीं है कि कल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता है। आज आप खुश हो सकता है कल आप उदास हो जाओ, और आज हो सकता है कोई उदास है और कल उसकी लाइफ में दिन पलट जाए, उसका वो बहुत खुश हो जाए। तो दिस इज़ द वे आवर लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। और आपको अपने नॉवल को, मॉडर्न राइटिंग को ऐसा ही बनाना है अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ। प्लॉट सब कुछ नहीं होता है बट ट्रुथ होता है, एंड कोई ड्रामेटिक बड़ी प्लॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई फेक सस्पेंस बनाने की ज़रूरत है, ना कोई फिक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करने की ज़रूरत है। इंस्टेड जैसा लाइफ है रियल वैसा आपको दिखाना है। स्टोरी के पास कोई बड़ी इवेंट्स ना हो बट इनर एक्सपीरियंस इनफ है। एंड एक्सपेरिमेंटल राइटिंग को काफ़ी ये सपोर्ट करती हैं। यानी आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं ये लिख लूँगा तो दूसरे लोग क्या जजमेंट देंगे। नो, यू हैव टू वेरी फ्री व्हाइल यू राइट। और नए नए फॉर्म्स को, नए नए स्टाइल को आप तभी डिस्कवर कर पाओगे। इनका मेन मैसेज यही है कि हर एक राइटर को अपने तरीके से लिखना चाहिए। कोई रूल्स आपको नहीं फॉलो करने हैं जो ऑलरेडी है, खुद के रूल्स बनाओ, जो मन है वो लिखो, इमिटेट मत करो। और नए स्टाइल्स को अपनाने से डरो मत। और गोल क्या होना चाहिए मॉडर्न फिक्शन का? परफेक्शन का नहीं बल्कि ऑनेस्टी का, ऑफ एक्सपीरियंस। एंड कंक्लूड ये करती हैं ये कि राइट व्हाट यू जेन्युइनली फील, राइट लाइफ नॉट सो लाइफ। Now comes this another essay which is written by T.S. Eliot, Tradition and Individual Talent। and यहाँ पे जो एलियट है ये चीज़ बोलते हुए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि पुरानी चीज़ें, कई बार लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। ट्रेडिशन इज़ अ लिविंग सिस्टम। और T.S. एलियट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशन क्या है? इट्स अ होल हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जो लंबे टाइम से चला आ रहा हिस्ट्री है। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक नए राइटर हो और आपसे पहले जितने भी पोएट हैं, राइटर्स हैं, T.S. एलियट के अकॉर्डिंग वो है ट्रेडिशन। और कैसे ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इनके वर्क्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर ये बोलते हैं, जैसा मैंने बोला कि सिखा रहे होते हैं कि अगर आप एक नए राइटर हो तो आपको हमेशा अपने ट्रेडिशन से एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनसे, अगर उनके वर्क्स पढ़ रहे हो, उनसे कुछ सीख के कुछ वो आर्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो इमिटेशन हो गया। नहीं, हमें बहुत ज़रूरी है ट्रेडिशन को समझना और ये समझना कि किस तरीके से वर्क फिट करेगी उस लॉन्ग चेन ऑफ राइटर्स में। मतलब जो चलती आ रही प्रथा है, जो ट्रेडिशन है, आप उसको पढ़ो, समझो, फिर कुछ क्रिएट करो और इसी चेन में अपने वर्क को कनेक्ट करो। और ये बिलीव करते हैं कि पास्ट वर्क्स को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए विथ इंटेलिजेंस, नॉट जस्ट रिस्पेक्ट। और ये भी बोलते हैं कि पास्ट प्रेजेंट लिंक्ड है। एंड उनका बोल्ड आइडिया यही है कि जब भी कोई नए पोएट अपना एक न्यू ओरिजिनल वर्क क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्लाइट चेंज आता है द वे वी लुक एट ओल्डर राइटर, और नया वर्क है उस पूरे ट्रेडिशन में जाके कनेक्ट हो जाता है और फिर से वो एक चेन क्रिएट करता है और वो हिस्ट्री ही ट्रेडिशन है। इसीलिए फिर एक चीज़ और ये बताते हैं कि लिटरेचर कोई म्यूज़ियम नहीं है जहाँ पे एक ही चीज़ें हैं, पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं। नहीं, ये एक लिविंग सिस्टम है। यानी नए लोग आते हैं, नया वर्क क्रिएट करते हैं, फिर उसी चेन में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स अ लिविंग मूविंग थिंग। एंड देन ही कम्स विथ हिज फेमस आइडिया ऑफ इम्पर्सनैलिटी, जहाँ पे ही सेज दैट हमें अपने पर्सनल इमोशन को नहीं ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए अपने राइटिंग में। पोएम कोई डायरी नहीं है जहाँ पे आप अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में रो रहे हो, बोल रहे हो सब कुछ। नो, द पोएम इज़ नॉट द पोएट क्राइंग ऑन पेपर। इंस्टेड ये केयरफुली क्रिएटेड पीस ऑफ आर्ट है जहाँ पे पोएट को अपने पर्सनल ईगो को रिमूव कर देना चाहिए और ट्रेडिशन की हेल्प लेनी चाहिए उसे, कि उसके पहले वाले जो राइटर्स, पोएट हैं, उन्होंने कैसे लिखा, किस तरीके से लिखा, क्या टेक्निक यूज़ करी। आप भी वैसा कुछ वर्क मतलब वैसा यूज़ करो, अपने पर्सनल ईगो को दूर रखो,
फिर कोई वर्क क्रिएट करो। पोइट्स आर लाइक दैट कैटलिस्ट। एंड फिर ये बोलते हैं कि इमोशन इन पोइट्री मस्ट बी कंट्रोल नॉट स्पिल्ड। एंड ये मानते हैं कि पर्सनल फीलिंग्स काफ़ी रॉ मटेरियल होती हैं, लेकिन आर्ट अगर आपको बनाना है ना उसको, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिशन की हेल्प लेनी। कम टू यूनिट 3 विच इज़ बाई आई रिचर्ड्स। एंड इनकी जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें से आपके सिलेबस में केवल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ना है। चैप्टर 1 है जहाँ पे ये बताते हैं कि कितना क्योस, मतलब देखो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। तो चैप्टर 1 इन्होंने शुरुआत करा है कि कितना क्योस ऑलरेडी मच चुका है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में, कितना मेसी हो चुका है, क्योंकि कोई क्लियर वे ही नहीं है जिस तरीके से लिटरेचर को जज करा जाए। क्रिटिक्स कई बार डिसअग्री कर जाते हैं, अलग अलग क्रिटिक्स की अलग अलग ओपिनियन है, डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं, डिफरेंट मोरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है, दो लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस अलग अलग है। और प्रॉब्लम ये है कि जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन को मिक्स कर दिया है विद सपोज्ड रूल्स, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। और इनका पॉइंट यही है कि हमें ज़्यादा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल अप्रोच रखना होगा अगर हमें लिटरेचर को समझना है। एंड इनके अकॉर्डिंग लिटरेचर शुड बी स्टडीड फॉर इट्स इफ़ेक्ट ऑन द रीडर माइंड, यानी कि किसी किताब को पढ़ के एक इंसान के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, हाउ ही इज़ थिंकिंग। हमें केवल रूल्स और मोरल लेसन पे नहीं ध्यान देना है, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हाउ इट अफेक्ट्स रीडर अकॉर्डिंग टू आई रिचर्ड। और मेन टेकअवेज इस चैप्टर में यही देते हैं कि हमें रूल्स के पीछे भागना तो बंद करना होगा और हमें फोकस करना है कि हाउ लिटरेचर इज इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन फीलिंग्स एंड थॉट। जो चैप्टर 2 है उसका नाम है फैंटम एस्थेटिक स्टेट। फैंटम का मतलब तो आप समझो इल्यूजन, या फिर मानो अपनी भाषा में बोलो तो डेलुलू, यानी कुछ रियलिटी नहीं है, इल्यूजन सा सब कुछ है। तो इस चैप्टर में ये बताते हैं कि कई रीडर्स ऐसा बोलते हैं कि मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि लिटरेचर को पढ़ के उनका जो एक्सपीरियंस रहा ये रहा कि उन्हें एक स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग आई, मतलब वो बहुत मैजिकल सा उन्होंने अपने दिमाग में सोचा उस वर्क को पढ़ के, कुछ अलग ही ऐसा मानो किसी दूसरी दुनिया में चले गए, मतलब ऐसा कुछ एस्थेटिक इफेक्ट हुआ आपके दिमाग में। लेकिन एस्थेटिक इफेक्ट का मतलब क्या कि एक टेम्परेरी मेंटल कंडीशन वेयर रीडर रिस्पॉन्ड टू वर्क इमोशनली एंड इमेजिनेटिवली। जैसा मैंने बोला कि आपको बहुत मैजिकल लगा, अच्छा लगा, लेकिन जो आई रिचर्ड है इस आइडिया को कैंसिल आउट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें क्रिटिसिज्म देना है और हम ऐसी बातों पे विश्वास रखें कि कुछ ऐसा होता है, तो हो सकता है कि मान लो आप 2 फ्रेंड्स हो, आपके एक फ्रेंड को ऐसा फील हुआ, आपको नहीं हुआ, तो फिर तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर आप क्रिटिक बने पहले आगे जाके, तो फिर तो आप जजमेंट ही नहीं कर पाओगे। और इसमें इन्होंने बोला कि कोई इट्स डिफरेंट, वो जो स्पेशल वाली फीलिंग होगी ना वो एवरीडे इमोशन से अलग होती है। एंड ये इफेक्ट वी ऑफन फील लिटरेचर इफेक्ट इनडायरेक्टली और अनकॉन्शियसली लाइक अ घोस्टली प्रेजेंट। एंड क्रिटिसिज्म का गोल क्या है, इट शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब दिस इफेक्ट ऑन अ रीडर रेदर देन जज विद अ फिक्स्ड रूल्स। तो यही चीज़ मेनली जो रिचर्ड है इस आइडिया को कैंसिल करते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज लाता है क्रिटिसिज्म देने में। कम्स द लास्ट यूनिट ऑफ ब्रूक्स, जिसमें इनकी किताब से वेल रॉट अर्न से यू हैव टू रीड 2 चैप्टर, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स एंड हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। तो लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स में ये बात करते हैं कि पोइट्री की जो भाषा होती है वो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट नहीं होती है। इट वर्क्स विद थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन, डबल मीनिंग, टेंशन, इमोशनल अपोजिट्स, सरप्राइजिंग कंपैरिजन। तो आपको जब भी आप पोएम पढ़ते हो तो वहाँ पे कोई छुपे हुए मतलब होते हैं एंड इमोशनल अपोजिट्स होते हैं। इट वर्क्स विद दिस स्पेशल लैंग्वेज, जिसे कहते हैं ये लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स क्यों, क्योंकि रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस जो होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी बिल्कुल सिंपल नहीं होते हैं। लव इज मिक्स विद पेन, जॉय इज मिक्स विद फियर एंड लाइफ इटसेल्फ हैज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसीलिए पोइट्री को कॉन्ट्रडिक्शन से रिलेट करा गया है और पोइट्री में पैराडॉक्स का एक लैंग्वेज यूज़ करा जाता है। पैराडॉक्स मतलब जहाँ पे 2 अपोजिट चीज़ें साथ में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो हो ही नहीं सकता, बट अगर आप ध्यान से सोचोगे तो वो एक ट्रुथ, रियलिटी रिवील कर रही होंगी। एंड पोइट्री उसी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को जो हमारे रियल लाइफ में है उसको रिवील करता है, कैप्चर करता है। एंड इट्स और उसके लिए पोइट्री में जो बेस्ट टूल यूज़ करा जाता है वो है पैराडॉक्स। एंड ब्रूक सेज दैट पोइट्री टेल्स ट्रूथ थ्रू दिस अपोजिट। एंड ये केवल डेकोरेशन के लिए नहीं है कि पोइट्री को सुंदर बनाने के लिए पैराडॉक्स यूज़ करा गया है। ये आर्ग्यू करते हैं कि ये
पैराडॉक्स इसलिए पोएट यूज़ करते हैं ताकि नॉर्मल लैंग्वेज में भी वो डीप इमोशन दिखा सके। एंड अगर पैराडॉक्स किसी पोएम में यूज्ड है तो इट होल्ड टू आइडियाज टुगेदर, लेट देम क्लैश एंड क्रिएट अ डीपर एंड रिचर मीनिंग। ठीक है, तो ये है लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स के इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि कितना ज़रूरी है एक पोइट्री में पैराडॉक्स का होना, क्योंकि हमारा रियल इमोशन, रियल लाइफ में जो हमारे इमोशन होते हैं वो सिंपल नहीं होते हैं, तो पोइट्री में क्यों हो। फिर दूसरा हेरेसी और पैराफ्रेज के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली समझो, हेरेसी का मतलब होता है मिस्टेक। तो ये बोलते हैं कि किसी भी, जैसे हम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पूरी पोएम नहीं पढ़ते हैं, हम इस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि हम उसकी एक समरी देख लेंगे या फिर उसका मतलब समझ लेंगे कि पोएम एक्चुअली क्या रहे हैं पोएट पोएम में। बट क्लिंट ब्रूक्स के अकॉर्डिंग ये सबसे गलत प्रोसेस है, सबसे गलत तरीका है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आप ऐसा करोगे तो जो पोएम का रियल मीनिंग है आप उसे खो दोगे। इट्स अ मिस्टेक। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि पोएम केवल एक आपको मैसेज नहीं दे रहा होता है। पोएम की जो खूबसूरती है, उसके रिदम, उसमें यूज हुए इमेज, मेटाफोर, टोन, इन सब में लाई करती है। म्यूजिक, इमोशन, कॉन्ट्रडिक्शन, स्ट्रक्चर। आप सिंपली चाहो कि एक समरी देख लो तो वो बहुत गलत है। आपको पूरे पोएम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये सजेस्ट करते हैं। एंड देन साथ में ये सारी चीज़ें मिलके एक मतलब बनाती है। मीनिंग और फॉर्म अलग नहीं हो सकते हैं। फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में ये बात करते हैं कि फॉर्म एंड कंटेंट आर इनसेपरेबल। एंड फाइनली ही टीच दैट पोएट्री जो है पैराडॉक्स की भाषा बोलती है। एंड कभी भी आप किसी भी पोएम को पैराफ्रेज नहीं कर सकते, सिंपल समरी नहीं समझ सकते। आपको रियल पोएम देखना होगा उसके फॉर्म में। मतलब एक्चुअली में अगर आपको पोएम का मतलब समझना है तो पूरी पोएम पढ़ो कि उसमें क्या इमेजरी यूज़ करी गई है, क्या मेटाफॉर्स यूज़ करे गए हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या म्यूज़िक है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। एंड फॉर्म, जैसा कि मैंने बोला, एंड कंटेंट, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। एंड या दिस इज नाउ लेट्स डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट में पूछा गया है, इट्स अ रोल ऑफ सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का क्या रोल है इनके एसे में। तो यू विल आंसर मेन आर्ग्यूमेंट। आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहले तो आप बताओगे कि कैसे ह्यूम सेज दैट जितने भी जजमेंट होते हैं आर्ट के, वो हमारे सेंटिमेंट से ही बिगिन होते हैं। सेंटिमेंट को आप डिफाइन करोगे कि सेंटिमेंट क्या होता है। सेंटिमेंट मतलब आपकी पर्सनल फीलिंग, आपका इमोशनल रिएक्शन क्या है। जब भी आप कोई पोएम पढ़ रहे हो, पेंटिंग देख रहे हो, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? उसको हमारी इमीडिएट फीलिंग से ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम वहाँ लॉजिक और रूल्स तो नहीं लगाते हैं। तो सेंटिमेंट का ये रोल है। फिर ये दूसरी बातें क्या बता रहे होते हैं अपने ऐसे में कि हर कोई की एजुकेशन अलग होती है, हैबिट अलग होती है, कल्चर अलग होती है, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। एंड इसीलिए हमारा सेंटिमेंट भी अलग होता है। पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि टेस्ट हमारा फीलिंग पे बेस्ड है। और कैसे हम कह सकते हैं कि एक आर्ट वर्क बेटर है दूसरे आर्ट वर्क से? और इसका वो बोलते हैं, जवाब देते हैं कि हो सकता है कि सेंटिमेंट अलग हो, लेकिन लोगों की फीलिंग मोर रिफाइंड हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है? जब हमारे पास अच्छे क्रिटिक होंगे, ऐसे क्रिटिक जिनकी डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन हो, यानी जो छोटी से छोटी क्वालिटी को भी नोटिस करने की एक क्वालिटी रखते हों। ऐसे क्रिटिक अगर हमारे पास होंगे, ऐसे क्रिटिक जिनकी एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो लिटरेचर के फील्ड में, उन्होंने बहुत वर्क अपने लाइफ में देखे हो, तो एक एट द पॉइंट वो दो वर्क की बेहतरी में कौन सा वर्क एक ज़्यादा बेहतर है वो बता सकेंगे। कंपैरिजन यानी जजिंग वर्क आता हो अच्छे से, जैसा मैंने समझाया भी इस वीडियो में कि कैसे उन्हें अपनी जो धारणा बना रखी है पहले से, उससे फ्री होना होगा। ट्री क्रिटिक की यही क्वालिटी है, गुड सेंस हो, एक बैलेंस जजमेंट दें, एंड फिर उनका सेंटिमेंट स्टेबल, ट्रेंड और ट्रस्टवर्दी बनता है। इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट जो है रूल्स के द्वारा नहीं, बल्कि मैच्योर सेंटिमेंट ऑफ ट्रू क्रिटिक के द्वारा होता है। तो मेन चीज़ यही है कि सेंटिमेंट अलग हो सकती है, लेकिन हमें ट्रू क्रिटिक बनाने हैं। और आपको अपने आंसर में ये सब चीज़ें लिखनी होगी कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ट्रू क्रिटिक की। इसीलिए फॉर ह्यूम सेंटिमेंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट व्हेन रिफाइंड इट बिकम्स अ वैलिड यूनिवर्सल गाइड फॉर जजिंग अ आर्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बट अगर उसको रिफाइन करा जाए और हम एक ऐसे क्रिटिक को तैयार करें जो बिल्कुल ट्रेंड है, वो क्वालिटीज़ हैं, तब हम आर्ट को जज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम एडमंड बर्ग चैप्टर, और ये एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है। दैट द पैशन कॉज्ड बाय द ग्रेट एंड द सबलाइम इन नेचर व्हेन दोज कॉजेज ऑपरेट मोस्ट पावरफुली इज एस्टॉनिशमेंट। यहाँ पे जो बर्क है वो डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि सबलाइम एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन हमारे माइंड में। और जब भी हम कोई बहुत नेचर में कोई ह्यूज, पावरफुल, डार्क, लाउड और अनकंट्रोलेबल चीज़ देखते हैं, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में एक स्पेशल इमोशन
जनरेट होता है, स्पेशल स्टेट आ जाता है और उसे एडमंड बर्क एस्टोनिशमेंट कहते हैं। इट्स बेसिकली अ मिक्स ऑफ फियर, वंडर एंड शॉक, इतना पावरफुल कि ऑलमोस्ट उस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो सोचना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हम अपने सामने इतनी बड़ी चीज़ देख लेते हैं कि हमारे माइंड में ऑलरेडी जो छोटी छोटी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी वो गायब हो जाती हैं। एंड बर्क के अकॉर्डिंग एस्टोनिशमेंट अकर बिकॉज द ऑब्जेक्ट सीम्स ग्रेटर देन आवर माइंड कैन फुली अंडरस्टैंड। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए जैसे मैसिव वाटरफॉल, वायलेंट स्टॉर्म, डीप डार्कनेस। एंड ये सिंपली चीज़ें केवल ब्यूटिफुल नहीं हैं, दे ओवरवेलम अस। एंड ये हाईएस्ट लेवल है, एस्टोनिशमेंट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सबलाइम, क्योंकि जैसा मैंने बोला स्मॉलर इमोशन डिसअपियर हो जाती हैं एंड केवल डीप पावरफुल फीलिंग बची रहती हैं। और बर्क बोलते हैं कि इसीलिए सबलाइम टेरर पे बेस्ड है, हमेशा इन्होंने बोला है कि एक आइडिया ऑफ डेंजर पे बेस्ड है, ना कि ब्यूटी पे। एंड इसीलिए इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जब नेचर अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में आता है तो हमारा जो माइंड है वो डर से भर जाता है। एंड ये जो इमोशनल शॉक हमें मिलता है उसे ही हम एस्टोनिशमेंट कहते हैं। एंड इट इज़ अ ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ द सबलाइम। Now the third question is from modern fiction of Virginia Woolf and ये सिंपली क्वेश्चन है कि क्या न्यू मॉडल है अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ की मॉडर्न फिक्शन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सारी बातें बताओगे, आप बताओगे कि किस तरीके से मॉडर्न फिक्शन में वर्जीनिया वुल्फ बात कर रही हैं पुराने राइटिंग्स की, कि कैसे अब हमें एक ब्रेक लेना चाहिए पुराने राइटिंग से। पुराने राइटिंग के बारे में वो बोलती हैं कि कैसे वो लोग एक्सटर्नल पैक्ट्स, क्लॉथ्स, इवेंट्स और बाकी के डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इवन वो कुछ राइटर्स को क्रिटिसाइज़ भी कर रही होती हैं, कुछ को प्रेज़ भी कर रही होती हैं। अब आप ये बताओगे कि वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ होती है ना वो नीट नहीं होती है, मेसी होती है। हमारी लाइफ जैसे कहानियों में एक प्रॉपर बिगनिंग मिडिल एंड है, वैसा रियल लाइफ में नहीं है। रियल लाइफ काफ़ी अलग है, इट्स फ्रेगमेंटेड, इंप्रेशंस, फीलिंग्स एंड सर्टन थॉट्स हैं हमारे लाइफ में। इसीलिए ये बोलती हैं कि मॉडर्न राइटिंग्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करो, जितने भी कैरेक्टर हैं उनके माइंड का थॉट प्रोसेस कैसे हो रहा है उस चीज़ को दिखाओ, ना कि बाहरी रियलिटी पे ज़्यादा फोकस करो। यू हैव टू वर्क ऑन अ रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट लाइज इन इनसाइड द माइंड, नॉट द आउटसाइड सोशल डिटेल। एंड मॉडर्न नॉलेज की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि वो कैप्चर करे शिफ्टिंग लिविंग मोमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये इंसिस्ट करती हैं जितने भी मॉडर्न राइटर्स हैं कि आप फ्री रहो, फ्री फ्रॉम रूल्स, फ्री फ्रॉम ट्रेडिशन और पुराने स्ट्रक्चर से। और राइटर्स को बोलती हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करो, आप नए नए तरीके ढूंढो, नए नए स्टाइल्स ढूंढो। ऐसा नहीं है कि आपको पुराने रूल्स को ही फॉलो करने हैं। वहाँ पे आप इनर एक्सपीरियंस, फ्लूइड लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल डेप्थ, ऑनेस्टी और आर्टिस्टिक फ्रीडम दिखाओ। इन सब चीज़ों पे यही इनका मॉडल है और आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया ऊपर समरी में भी, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट वर्जीनिया वुल्फ वाले क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना, आई फील इट्स ईजी। आगे टी.एस. एलियट से क्वेश्चन है दैट ये आई थिंक ऑल्सो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप है, दैट टी.एस. एलियट राइट्स द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज एन कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी। तो यहाँ पे जो एलियट हैं ये सिंपली बोलते हैं कि पोएट को अपने पर्सनल फीलिंग्स को डायरेक्टली पोएम में नहीं लिखना चाहिए। जो चीज़ वो समझा रहे होते थे ना, इससे आपको वही दिखाना है कि किस तरीके से आपको अपने पर्सनल फीलिंग्स को पोएम में नहीं लिखना है। पोएम कोई डायरी नहीं है, ये आपका प्राइवेट इमोशन कि वहाँ पे आप लिख लो, नहीं। आपको अपने पर्सनल ईगो को, पर्सनल फीलिंग्स को दूर रखना है। पोएट को अपने पर्सनल इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए और अपने पोएम को बिल्कुल यूनिवर्सल बनाना चाहिए। अपने मूड से, अपने मूड के अकॉर्डिंग बिल्कुल मत लिखो। एंड सिंपल एक केमिकल एग्जांपल जैसे कैटलिस्ट वाला बात बता के भी ये बता रहे होते हैं कि किस तरीके से पोएट को काम करना चाहिए। और जब ये बोलते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस, इनका मतलब है कि पोएट को अपने ईगो, अपने पर्सनल पेन, अपने पर्सनल ड्रामा को पोएम से दूर रखना है। मतलब खुद का एक मान लो सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को दूर रख रहे हो। और ग्रोइंग आर्टिस्टिक स्लोली लर्न्स हाउ टू सेपरेट पर्सनल इमोशन फ्रॉम पोएटिक इमोशन। एंड ये प्रोग्रेस होता है जब भी आप मतलब लिखते लिखते आप सीख जाओगे ये काम। और एलियट यही कहते हैं कि ग्रेट पोएट्री ग्रेट तभी बनती है जब ये इम्पर्सनल हो, पर्सनल मत रखो उसे। और जब ये मतलब आपकी पोएट्री हर एक इंसान को रिलेटेबल लगे, कनेक्ट करे, यूनिवर्सल हो, केवल आपके लिए नहीं, वो लगे कि हाँ, तभी वो बेहतर बन पाएगी जब सब उससे रिलेट कर पाए। एंड इसके लिए मतलब अगर आपको ये तरीका लिखना है तो सबसे पहले आपको ट्रेडिशन को जानना पड़ेगा। आपसे पहले जितने भी राइटर्स पोएट आए हैं उनको समझना पड़ेगा। एंड ही मस्ट राइट ओल्ड राइटर एंड अंडरस्टैंड द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पोएट्री, देन ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस दैट बिग चेन। और एलियट के अकॉर्डिंग पोएट का जो रियल टैलेंट होता है
shows when he can transform his emotion, not spill them directly. आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने इमोशन को बिल्कुल अपने राइटिंग में स्पिल कर रहे हो. नो, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट. यू हैव टू यूज दैट टेक्निक. आप नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आई रिचर्ड्स एंड इस क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है फैंटम स्थेटिक स्टेट पे. इस चीज़ पे मैंने बड़ी ही डिटेल में सेपरेट वाली वीडियो में बताई है, तो अगर आपको थोड़ा भी समझ यहाँ नहीं आए तो प्लीज़ गो रिलाई ऑन दैट वीडियो. एंड देखो, सबसे पहले फैंटम का मतलब आप समझो होता है फॉल्स, ठीक है, कुछ झूठी चीज़. और स्थेटिक स्टेट यानी आई रिचर्ड्स ये कह रहे होते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, मतलब हमने भी कभी ऐसा बोला ही होगा कि जब किसी पोयम को पढ़ के या किसी पेंटिंग को देख के एक अलग ही काइंड ऑफ फीलिंग आई, मैं तो एक दूसरी दुनिया में चला गया, बहुत अच्छा लगा, ऐसे कई लोग डिस्क्राइब करते हैं. तो उस फॉल्स आइडिया को आई रिचर्ड क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारे ऐसे रीडर बिलीव करते हैं कि आर्ट क्रिएट करता है, जैसा मैंने बोला, उस स्पेशल मैजिकल प्योर इमोशन को, जो कि काफ़ी अलग होता है ऑर्डिनरी लाइफ से. लेकिन आई रिचर्ड के अकॉर्डिंग ये आइडिया बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल फॉल्स है, बस एक फैंटम है, एक इल्यूजन है. रियल एस्थेटिक एक्सपीरियंस कोई एक सिंगल इमोशन नहीं होता है. इट इज़ केयरफुली बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ मेनी स्मॉल फीलिंग. और ये जो फैंटम एस्थेटिक स्टेट की बात करी जाती है ना, ये जस्ट लोगों को कंफ्यूज करता है और उन्हें ऐसा जस्ट दिखाना होता है, मेक देम एक्सपेक्ट समथिंग मिस्टिकल, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो एक अलग काइंड ऑफ मैजिकल वाली फीलिंग आ गई. बट आई रिचर्ड के अकॉर्डिंग नो, इट्स जस्ट अ फैंटम, इट्स जस्ट इल्यूजन. और इल्यूजन हार्मफुल है क्योंकि ये आपके रियल अंडरस्टैंडिंग को ब्लॉक कर रहा है. मेनली देखो, आई रिचर्ड ने एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में बात करी है कि अगर आप ऐसे कहोगे कि किसी इंसान को वो अलग फीलिंग आई, मान लो आपके फ्रेंड को आई बट आपको नहीं आई, और आप दोनों एक क्रिटिक हो, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, क्रिटिसिज्म आप सही दे ही नहीं पाओगे. तो ये बोल रहे हैं कि तो हार्मफुल है क्योंकि ये रियल अंडरस्टैंडिंग को ब्लॉक कर रहा है. और जो ट्रू एस्थेटिक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, बैलेंस्ड होता है और साइकोलॉजिकल होता है. मेनली ही हैज टॉक अबाउट दिस साइकोलॉजी थिंग, नॉट मैजिकल और मिस्टीरियस. इसमें आपको अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, इसमें आपको थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट सेपरेट. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. इसमें ये क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से क्लीन ब्रूक डिस्क्राइब कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ पोएम. तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि ये दोनों सेपरेट चीज़ नहीं है, दे आर लाइक अ बॉडी एंड क्लोथ्स, और एक सिंगल थिंग है मिक्स टुगेदर. कंटेंट का मतलब होता है कि मैसेज क्या है आपके पोएम में, आइडिया और मीनिंग ऑफ द पोएम. और फॉर्म का मतलब क्या है कि किस तरीके से पोएम लिखा गया है, कौन से स्ट्रक्चर, कौन से इमेज, रिदम, टोन, सिंबल का यूज़ करके. और कभी भी अगर आप चाहो कि केवल मैसेज देख लो, पोएम का ऐसे ही समरी देख लो और आप फॉर्म देखो ही ना, तो ये गलत चीज़ें हैं, ये कभी सेपरेट नहीं हो सकती. कभी भी आप रिमूव नहीं कर सकते फॉर्म एंड स्टिल अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट, बिकॉज कॉन्टेंट कम्स अलाइव ओनली थ्रू द फॉर्म. इसके एग्जाम्पल्स इन्होंने कुछ दिए हैं, जैसे द फीलिंग ऑफ सैडनेस, जॉय, फियर, these emotion are not written directly. इनको वर्ड्स, इमेज, कंपैरिजन, मेटाफॉर, साउंड्स के थ्रू क्रिएट करा जाएगा. कुछ एग्जांपल्स दे रहे होंगे पोएट, कुछ कंपैरिजन कर रहे होंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. केवल मैसेज देख लोगे तो काम नहीं चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्लीन ब्रूक. एंड ही सेज अ पोएम एक मशीन और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है. इसका हर एक पार्ट डिपेंड करता है दूसरे पार्ट पे, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी रिलेटेड टू ईच अदर. अगर आप एक लाइन, एक इमेज, एक सिंबल चेंज करोगे तो पूरा मतलब ही बदल जाएगा. एंड पैराफ्रेजिंग के अगेंस्ट है ये कि कभी भी कोई आपको समझा दे कि ये मतलब है पोएम का, तो दैट्स टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिम. और इनका मेन पॉइंट यही है कि पोएम के वर्ड्स, रिदम, इमेज, कॉन्ट्रडिक्शन, आयरनीज, टेंशन, ये सब साथ में काम करती हैं, तब एक सिंगल मीनिंग आता है. कभी भी आप सेपरेट करना चाहो नहीं कर सकते हो, इट्स टोटली रॉन्ग. एंड हियर इट एंड्स. अगर ये भी अच्छे से आपको नहीं समझ आया होगा समरी में, मैंने, क्योंकि देखो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने जितना शॉर्ट हो सके इसे वन शॉट बनाने की कोशिश करी है. तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ गो एंड चेक आउट द सेपरेट वीडियोज़ मैंने बना रखी है और अच्छे से समझा रखी है. एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड आई रियली होप कि ये वन शॉट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.